गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा 11th एंट्रेंस के बैच में सेकंड लेक्चर है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर बढ़िया से रिवाइज कर लिया होगा। हम लोगों ने फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं ढंग से रिवाइज किया तो प्लीज़ उसको दोबारा से बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसको रिवाइज कीजिए। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है और उसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़िए। और फिर आपके पास जो भी प्रैक्टिसिंग मटेरियल है, चाहे वो गाइड हो कोई, चाहे वो आपके पास एनसीईआरटी हो, चाहे और भी जैसा कोई मटेरियल है, इंस्टीट्यूट्स के आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस आप करिए। और मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी और आएगी तो भी हम उसे डिस्कस करेंगे, डाउट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट लॉ हमने डिफाइन किया, जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था। इनर्शिया की प्रॉपर्टी समझाई थी, उसके ऊपर इलस्ट्रेशन समझाए थे। उसके बाद हम लोग सेकंड लॉ हम लोगों ने डिफाइन किया। सेकंड लॉ की डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या इसको जरूरत पड़ने पे dp बाई dt भी लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम, सिंपल लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम। तो हम ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो चेंज मोमेंटम कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा। चेंज मोमेंटम के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1, ये P2 माइनस P1 वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्शन होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और इसी न्यूटन के सेकंड लॉ का दूसरा फॉर्म क्या है, F इज इक्वल टू ma, जो यहीं से बन के आया था। और यहाँ पे सीधी सी बात है कि फोर्स बॉडी पे लगेगा, मास इनकी बॉडी है और उसमें बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, तो F बराबर ma। इस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग किए जाएंगे, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। जब हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे तो आज जो है, जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि हमने पहला लेक्चर थ्योरी पे ज़्यादा था, हमारा एम्फेसिस छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश की थी। और आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो हम ज़्यादा हमारा पार्ट आज न्यूमेरिकल में जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा। तो पहला लेक्चर के साथ दूसरा लेक्चर सुनेंगे तो ही समझ में आएगा और तभी आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। सो सेकेंड लॉ समझ में आ गया ना। F बराबर ma, फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, मास दिया जाएगा और ये नेट फोर्स होता है। अगर कई फोर्सेस बॉडी पे काम करो तो हम नेट फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया, वो भी वेक्टर एडिशन है, तो वो भी हम सीखेंगे। तो बिफोर वी गो फॉर एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन सेकंड लॉ, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी में होंगे। हम पहले थर्ड लॉ को समझ लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में और इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफी डिटेल में लिख दिया बोर्ड पे, हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे और डिस्कशन आप सुन लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जैसा मैंने बताया था कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बेसिकली वो क्या है, वो एक तरीके से न्यूटन ने फोर्स को समझाने के लिए तीन स्टेटमेंट दिए ताकि हम फोर्स को, उसके नेचर को, उसके काम करने के तरीके को, किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब समझ में आ जाए हमें। तो उसी सीरीज में हमारे पास जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इस यहाँ पे फोर्स की एक प्रॉपर्टी समझाई जा रही है। और वो क्या प्रॉपर्टी है, फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अगर एक फोर्स है तो उसका एक दूसरा फोर्स भी होगा। कैसे, वो डेफिनेशन में समझाया गया। लेट अस सी द डेफिनेशन। आपके पास नई डेफिनेशन तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वन बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, दो बॉडी का कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं यहाँ पे, है ना। हम बोले कि फोर्स लग रहा है, तो एक बॉडी पे लग रहा हो, दूसरा कोई लगा रहा होगा, समझ में आ गई बात। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if one body exerts a force on another body, जैसे यहाँ पे दो बॉडी शो की गई हैं, तो बॉडी 1 बॉडी 2 फर्स्ट और सेकंड ऐसे कह सकते हैं। if one body exerts a force on the other body, then the other body also exerts an equal force, जितना पहले लगा था उतना equal and opposite force on the first body। ये डेफिनेशन है। यानी अगर यहाँ पे दो बॉडी शो की गई है तो मान लो कि ये वाला जो फोर्स है वो किसने लगाया है, बॉडी 1 ने लगाया बॉडी 2 पे, है ना।
तो फिर उसका जो पेयर होगा वो होगा ये फोर्स जो बॉडी 2 लगाएगी बॉडी 1 पे। और यही कॉन्सेप्ट हमारा है न्यूटन का थर्ड लॉ का। और इन दोनों ही पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने कुछ खास बातें जो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है उसको हमने मार्क कर दिया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, लिख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बातें समझ में आ रही हैं, है ना। ये दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल और अपोजिट, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। और एक फोर्स लग रहा है बॉडी 2 पे, दूसरा फोर्स लग रहा है बॉडी 1 पे। ये फोर्स 1 लगा रहा है 2 पे और ये 2 लगा रहा है 1 पे। अब देखो इसमें क्या क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट वन, these two forces are called action reaction pair। इन दोनों फोर्सेस को हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये पता कि फोर्स कहां लग रहा है 2 पे, तो 2 पे लग रहा है ये ठीक है, बट लगा कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अगर 1 लगा रहा है 2 पे, तो अगर 1 लगा रहा है 2 पे तो 2 भी लगाएगा 1 पे, 1 लगा रहा है 2 पे तो 2 भी लगाएगा 1 पे, तब वो जाके एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट होगा। सो दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर, रिमेंबर। दूसरा पॉइंट, बोथ दीज फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैंने पहले लगाया तो उसने वो सोच के कुछ ना थोड़ा देर बाद लगाएगा फोर्स, उसमें सोचने का टाइम गैप नहीं होता है। हम मानते हैं कि दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। समझ में आपकी बात। अगर हम इस बोर्ड को प्रेस कर रहे हैं तो लगता है कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जब हम प्रेस करते हैं तो हम भी अपने हाथ पे प्रेशर फील करते हैं। तो हम बोर्ड को प्रेस कर रहे हैं तो बोर्ड हमें प्रेस कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और ये साइमल्टेनियसली होगा। और सिर्फ हमें बायोलॉजिकल एडवांटेज है कि हम हाथ को बढ़ा रहे हैं, हम हाथ को अपनी जगह रखें, बोर्ड भी आ सकता है हमारी तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें पहले दूसरे का कोई कंसर्न नहीं, हम मानते हैं कि दे एक्ट साइमल्टेनियसली, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। तीसरा पॉइंट, बोथ दीज फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यहाँ पे 2 बॉडीज, एक ही सिंगल बॉडी नहीं है। ये दोनों फोर्सेस जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे वो 2 अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। एक लगेगा 2 पे तो दूसरा लगेगा 1 पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग जाएं और इक्वल अपोजिट हों, देखो अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग जाएं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग गया और एक्चुअली देखा जाए तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0, समझ गए। तो यहाँ पे इस बॉडी के लिए ये फोर्स है और इस बॉडी के लिए ये फोर्स है, ठीक है। तो ये एक बॉडी पे लगेंगे, 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट, बोथ दीज फोर्सेस एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। अब देखो यहां से हमको थोड़ी सी बात और बतानी ढंग की, और वो है, इसको मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात जो मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जहां भी हम डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, समझ गया बात। एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ भी हम एक्सटर्नल फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होगा जिसमें बॉडी पे लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को शो किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम इंटरनल फोर्स के बारे में समझ में आएगा। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को एक साथ अपना सिस्टम मान लूं, यस, इफ बोथ द बॉडीज आर टेकन एज सिस्टम, हम एक एक बॉडी को अलग अलग नहीं, दोनों को एक सिस्टम मान ले, तब ये फोर्सेस जो ये बॉडीज एक दूसरे पर लगा रहे हैं ये बन जाते हैं इंटरनल फोर्सेस। और अगर मैंने इन दोनों को सिस्टम मान के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो फिर ये फोर्सेस जो इंटरनल होंगे वो शो नहीं किए जाएंगे। ये तभी शो किए जाएंगे जब मैं किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो अगर मैं सिर्फ एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये फोर्स सिर्फ किस पे काम कर रहा है, 2 पे। अब 2 के लिए ये फोर्स एक्सटर्नल है, लेकिन अगर मैं 1 और 2 दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे इन फोर्सेस को शो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, ठीक है। इस सिस्टम के लिए अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो इस सिस्टम के लिए ये एक्सटर्नल होगा। ये बाहर से लग रहा है, भले वो चाहे 1 पे लगे चाहे 2 लगे, 1 पे लगे चाहे 2 पे लगे, चूंकि आपने दोनों को सिस्टम मान लिया है
तो ये सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा या लग रहा था, अब उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ समझाने के लिए शो किया गया था कि वो फोर्सेस इक्वल अपोजिट हैं और वो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, सिर्फ समझाने के लिए शो किया गया था। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब उन फोर्सेस को जो इंटरनल है शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लो सिर्फ आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो 2 वाले का, तब 1 वाले ने जो लगाया था वो भी शो करेंगे, ये कोई बाहर से लगा रहा वो शो करेंगे, अब सिर्फ 2 वाले पर लगने वाले फोर्स शो करेंगे। यानी आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, आप बना रहे हो किसका, 2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। इसी तरीके से आप सिर्फ 1 वाले का बनाओगे तो ये वाला फोर्स शो किया जाएगा। ये कौन फोर्स है, ये 2 वाला जो लगा रहा था, लेकिन अब मैं तो खाली 1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। जहां पे ये फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, कोई बाहर से लगा रहा है, हमें मतलब नहीं। तो इस तरीके से ये अलग अलग हो जाएगा। तो हम जरूरत पड़ने पर दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। उसकी क्या अहमियत है वो आपको पता चलेगा, और जरूरत पड़ने पर हम दोनों को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन में आपको समझ में आएगा। प्लीज सी द स्टेटमेंट, if both the bodies are taken as system they become internal force for the system। और यहाँ पे वो बात मार्क नहीं है कि जब वो इंटरनल हो जाएंगे तो फिर वो फ्री बॉडी डायग्राम में शो नहीं किए जाएंगे। बट फॉर द इंडिविजुअल बॉडी, अगर हम एक एक बॉडी को शामिल करेंगे तो फिर ये किस फॉर्म में होंगे, फिर ये एक्सटर्नल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और भी एक्सटर्नल होंगे, ये भी एक्सटर्नल हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ 2 का बना रहा हूं तो 1 भी उसके लिए एक्सटर्नल है, और उसको और भी कोई बाहर है तो भी एक्सटर्नल है। बट फॉर द इंडिविजुअल बॉडीज दे विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल। ये जरा सा ध्यान से इसको समझिए, फील करिए, एप्लीकेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट ना, चौथा पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट है, देखिए क्या है ये, इसी के बारे में। द 2 फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो ये एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों फोर्सेज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, डायरेक्शन के अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। बट दे विल प्रोड्यूस या दे मे प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेंगे वो दोनों बॉडीज पे, मान लो कि और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यही खाली दोनों फोर्सेज हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो ये वाला मैग्नीट्यूड में सेम है, ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और ये जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग अलग। क्यों, फोर्स तो इक्वल है, एक्सेलरेशन क्यों अलग हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। तो अगर दोनों में फोर्स मैग्नीट्यूड में से, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा, और वाइस वर्सा। समझिए बात को। तो ध्यान रखिएगा, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन वो जो दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे उनके मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि इक्वल हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास आगे 4-5 पॉइंट डिस्कशन के, न्यूटन के थर्ड लॉ के, और इसके अलावा मैं आपको वो इलस्ट्रेटिव सिचुएशंस भी रखूंगा आपके सामने अभी बोर्ड साफ करके, जहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है। उसमें हम देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट काम करता है, वो मैं लिख के आपको समझाना बेहतर समझूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये भी कहीं ना कहीं न्यूटन के थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन से इंस्पायर्ड हैं, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लाएंगे, है ना, और आपको सब्जेक्ट में डेप्थ आएगी, क्लैरिटी आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्बल और फैक्चुअल बातें आपको बताएं, कॉन्सेप्ट भी थोड़े से आपको क्लियर होने चाहिए। तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आप लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अब देखिए, सबसे पहला फोर्स इस ब्लॉक पे कौन सा काम करेगा, mg, ठीक है। और जब mg काम करेगा, इस mg की वजह से ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, टेबल को प्रेस करेगा, तो टेबल इस पे नॉर्मल लगाएगी। डेफिनेटली नॉर्मल किस पे काम कर रहा है, ये ब्लॉक पे ही काम कर रहा है। और अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिखने के लिए आपसे कहूं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों फोर्सेस ब्लॉक पे ही लग रहे हैं। mg नीचे लग रहा है, mg फोर्स कौन लगा रहा है, मालूम आपको, अर्थ खींच रही है इसको अपनी तरफ, और नॉर्मल कौन लगा है, टेबल लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो अगर मैं इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखूं, तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्सेस क्या करनी चाहिए, कैंसिल, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो n बराबर mg, ये हम पहले भी लिख चुके थे, दोबारा भी लिख रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं,
ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। mg नीचे काम कर रहा है, नॉर्मल ऊपर काम कर रहा है, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन हो गई, बैलेंस फोर्स हो गई, राइट। क्वेश्चन है राइट द एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर द टू फोर्सेस शोन इन फिगर। इन दोनों फोर्सेस का एक्शन रिएक्शन पेयर आप दिखलाओ, बनाओ। अगला क्वेश्चन है आर दीज टू फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर देमसेल्फ। क्या ये दोनों फोर्सेस खुद एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? बताइए, क्या ये दोनों फोर्सेस खुद एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? क्या समझाया गया था? जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वो टू डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। ये दोनों ही फोर्सेस एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं, ये भले इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जा रहे हैं, ये एक ही बॉडी पे, ये दोनों अपने आप में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इन दोनों ही फोर्सेस का एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढना होगा। तो बताओ भाई, इस फोर्स mg का एक्शन रिएक्शन पेयर कहां बनाऊं? तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या था कि जो ये फोर्स ब्लॉक पे कौन लगा रहा है? अर्थ। तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे जाएगा? अर्थ पे जाएगा। अर्थ लगाएगी ब्लॉक पे, अर्थ लगाएगी ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी लगाएगा अर्थ पे। तो इसका मतलब हुआ, यहां पे जगह थोड़ी सी कम है, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पे इसको 1 मिनट के लिए मिटा दूं या ऊपर जगह ले लेता हूं, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना दूं। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। ये फोर्स mg कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। मैं अर्थ को अगर इस तरीके से अर्थ के शेप के फॉर्म में शो कर दूं तो बेसिकली ये जो फोर्स mg है ये अर्थ लगा रही है इस ब्लॉक पे। तो जाहिर सी बात है कि इस फोर्स का जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा वो किसके ऊपर जाएगा? जो फोर्स लगाएगा जवाब उसी को मिलेगा। फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर हम मानेंगे किस पे जाएगा? अर्थ पे जाएगा। और अर्थ पे कहां जाएगा? उसके सेंटर मान लिया जाएगा सिमेट्री की वजह से ना। कोई अगर बिगर बॉडी होती है तो उसका वेट, उस पे जो फोर्स लगेगा हम उसके सेंटर मान सकते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स का, mg वाले फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे गया? अर्थ पे। अच्छा जी, ये जो नॉर्मल फोर्स था वो किस पे लगा था? किसने लगाया था? ब्लॉक पे लगा था। और किसने लगाया था? टेबल ने लगाया था। तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे जाएगा? किसने लगाया था? टेबल ने। तो जवाब किस पे जाएगा? टेबल पे। तो ये जो नॉर्मल था ये किसने लगाया था? टेबल ने लगाया था ब्लॉक पे। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे जाएगा? वो टेबल पे जाएगा। अगर हम टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मान लो कभी, तो ये नॉर्मल टेबल पे काम करेगा, यानी टेबल ब्लॉक को ऊपर नॉर्मल लगा रहा है तो ब्लॉक टेबल पे नीचे लगा रहा है। ये हो गया इसका एक्शन रिएक्शन पेयर। ये अपने आप में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं थे, ये एक ही बॉडी में काम करते और ये बैलेंस फोर्स बन गए थे इस बॉडी के लिए। दैट्स इट, अंडरस्टैंड? अब देखिए अगला एग्जाम्पल, जल्दी से नोट करिए। ए स्टोन ऑफ मास स्मॉल m, ये एक्शन रिएक्शन पे सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सारे जो इसमें कॉन्सेप्ट समझाए हैं उनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ए स्टोन ऑफ मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, मान लो अबव द अर्थ सरफेस, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g है। तो इसका मतलब हुआ कि, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। इफ मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, यानी यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ भी दे दिया गया है, पार्टिकल का भी मास दे दिया गया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, है ना। दे आर नॉट आस्किंग द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दे आर आस्किंग द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने बताया था आपको कि सबसे पहले फोर्स, एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? पहले फोर्स चाहिए, ठीक है ना। यहां पे आपने लिखा था फोर्स दोनों बॉडीज पे सेम लगेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग आएगा। तो कितना फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है? वेट के बराबर, उसका वेट होता वही तो फोर्स होता है। और फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगी। तो अर्थ
इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ जो इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है वो है mg के बराबर। और अगर ये mg के बराबर फोर्स लग रहा है बॉडी पे, कौन लगा रहा है, अर्थ, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर यानी उतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड में लगेगा अर्थ पे भी, करेक्ट। तो इसका मतलब होगा कि अर्थ अगर पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है तो हम ये कहेंगे पार्टिकल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, एक्शन रिएक्शन। तो यही फोर्स जो mg पार्टिकल पे वेट के फॉर्म में हम बोल रहे थे, अल्टीमेटली एक्शन रिएक्शन फॉर्म में वो किस पे जाएगा, अर्थ पे जाएगा। अब ये फोर्स mg, छोटा mg, क्योंकि वही mg, छोटा mg फोर्स पार्टिकल पे लग रहा था, तो उतना ही फोर्स लगेगा अर्थ पे भी। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, क्या फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। यहां मास किसका लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन लेना अर्थ का। तो इस तरीके से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ का वो होगा फोर्स अपॉन मास, और फोर्स कितना है स्मॉल mg, और अर्थ का मास कितना है कैपिटल mg, कैपिटल M। तो इस तरीके से देखिए, छोटा सवाल है, कॉन्सेप्ट अपने आप में रखता हुआ mg फोर्स हो गया, वही फोर्स पार्टिकल पे लगेगा, वही फोर्स अर्थ पे लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन किसका निकालना है, अर्थ का। तो मास यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, मास अर्थ का यूज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ का। तो ये आपके सामने दो सवाल, और इसके अलावा मैं एक दो और इलस्ट्रेशन आपके सामने रखता हूं न्यूटन के थर्ड लॉ के, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे नोट करिए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर एक दो इलस्ट्रेशन और ले रहे हैं ना। इसमें ये इलस्ट्रेशन है जिसको हम लोग ट्रॉली सिस्टम बोलेंगे, मैन ट्रॉली सिस्टम, मैन प्लस ट्रॉली सिस्टम। जैसे कोई ट्रॉली है, ठेला गाड़ी जिसको हम देखते हैं ना, ठेला गाड़ी, तो इसी तरीके की कोई ट्रॉली है, और मान लो कि मैन इस ट्रॉली पे अभी खड़ा है, ट्रॉली भी रेस्ट पे है और मैन भी वहां पे चुपचाप खड़ा है। अब अगर आप मान लीजिए क्या करते हैं, ट्रॉली के राइट हैंड साइड में खड़े हैं और यहाँ से आप जंप करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर होता है जब आप जंप करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा पीछे जमीन को, अगर जमीन पे खड़े जमीन पे, और अगर गाड़ी पे खड़े तो गाड़ी को थोड़ा पीछे पुश करेंगे, गाड़ी को आप पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे, मतलब गाड़ी आपको आगे तभी तो पुश करेगी एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में। तो आपको अगर आगे की तरफ जंप करना है तो व्हीकल को, ट्रॉली को पीछे की तरफ पुश करना है। तो जब आप आगे जंप करेंगे तो जैसे ही आप ट्रॉली को छोड़ेंगे तो आपको एक आगे की तरफ मोशन मिल चुका होगा, तो ट्रॉली को पीछे की तरफ मिलेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इसी तरीके का एग्जांपल क्या भाई, गन ब्लड सिस्टम है। गन ब्लड सिस्टम में हम क्या यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, रिकॉइल ऑफ द गन, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो जब हम देखते हैं कि मान लो कि ये गन जो है मान लो ऑटोमेटिक गन है, और अगर इसने एक बुलेट को फायर किया तो बुलेट को फायर करने का मतलब क्या है, एक्चुअली एक तरीके से बुलेट पे एक लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाया गया आगे की तरफ। तो जब बुलेट को हमने फायर किया, बुलेट पे हमने फोर्स लगाया होगा, तो जाहिर सी बात है जो बुलेट जा रही है वो भी गन पे फोर्स लगा के जाएगी, इक्वल और अपोजिट। तो जितना लार्ज अमाउंट का फोर्स बुलेट पे काम किया होगा उतना ही लार्ज अमाउंट का फोर्स गन पे काम किया होगा, किधर, पीछे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, फोर्स उस पर भी लगेगा, जैसे बुलेट में लगा वैसे इस पे भी लगेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन के जो हम समझ सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। समझ गए बात को, तो ये इस तरीके से इलस्ट्रेशन आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मैं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जो कि मेन लॉ है, यस, उसके जो डेफिनेशंस हैं, एक तो एफ एक्स बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें डेल्टा पी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जब डेल्टा पी कैलकुलेट करोगे तभी आपको अगर फोर्स निकालना हो, और ये फोर्स मैंने बताया था चूंकि ये फोर्स काम करेगा डेल्टा टी टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम मे बी सफिशिएंटली लार्ज या व्हाट एवर, तो हो सकता है उस बीच में फोर्स वेरी कर जाए, फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो हम इसको एवरेज फोर्स भी ले लेते हैं, और नहीं तो सिंपली फोर्स कर दे, कांस्टेंट मान लो तो अच्छी बात है। अगर कुछ वेरिएबल का चांस है तो उसका फिर एवरेज वैल्यू ले ली जाती है। तो इसका तो यूज करना ही करना है लगातार, इसका भी यूज हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके अलावा एक यहाँ पे जो बात मैं और एग्जाम्पल के फॉर्म में बताना चाह रहा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, आप इसको रिवाइज करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पहले बताया था कि अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस काम करें तो और उनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का फार्मूला जो है जानना होगा।
तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आपको ये वेक्टर चैप्टर अगर पढ़ाया गया होगा, हम बताया होगा, नहीं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी अलग से क्लास लेके समझा दूंगा। बर वक्त अभी हम लोग डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये मानते हुए कि अज्यूम करते हुए कि आपको आता है। नहीं आता तो आप जरूर से मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हमें जो है वेक्टर एडिशन वगैरह में थोड़ा सा और सिखा दिया जाए, तो वो आपको करा दूंगा मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर दो फोर्सेज हो उनके बीच का एंगल थीटा होगा ना। इसमें आप जानते ही हो कि अगर दो फोर्सेज, इसी फॉर्मूले के हेल्प से मैंने बताया था आपको कि अगर दो फोर्सेज ये मान लिया जाए कि F1 और F2 के बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो यहाँ पे अंडरस्टूडली दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। जो तुम यहाँ पे जीरो रखोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली आ जाएगा F1 प्लस F2। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को सीधा सम कर देना। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने पहले बताया तो दोबारा बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, जाहिर सी बात है अब अगर आपसे कोई रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो इसका जवाब क्या आएगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, क्योंकि एक राइट वर्ड है एक लेफ्ट वर्ड है, इनके बीच का एंगल क्या आएगा 180। तो यहाँ जब आप 180 रखोगे तो cos 180 क्या होता है, माइनस होता है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा, माइनस हो जाएगा। अगर F2 बड़ा है तो नेट फोर्स लेफ्ट आएगा, अगर F1 बड़ा है तो नेट फोर्स राइट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F1 माइनस F2। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है इसलिए वो माइनस हो जा रहे हैं, है ना। एडिशन कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने से वो माइनस हो जा रहे हैं मैग्नीट्यूड में जाके। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले का यूज आपको सिखा दूं, तो मैं यहाँ पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत आएगी तो बताएंगे आपको। टू फोर्सेज of 3 Newton and 4 Newton are acting on a body of mass 2 kg। दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब इन दोनों फोर्सेस किस तरह पे काम कर रहे हैं, इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 90 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैं यहां ऊपर समझा दूं आपको, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब अगर इस तरीके से आप शो करेंगे, ये बॉडी ले लीजिए जिसका मास जो भी हो, एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, कितने का है वो, 3 का, दूसरा होगा 4 का। अब समझ गए बात को, एक हो गया 3 न्यूटन का, दूसरा हो गया 4 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन तब आएगा जब रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो पहले नेट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूले का इस्तेमाल करने पड़ेगा। इस फार्मूले में दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है, एक का है 3, एक का है 4, लेकिन उनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला यहां से क्या आ जाएगा, F स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना, 90, cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। काम खत्म। ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये एक पाइथागोरस की आइडेंटिटी है डायरेक्टली, वैसे आप है ना चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हो। F स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25, यहां से F बराबर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया मैग्नीट्यूड में, 5 न्यूटन। तो अब अगर रिजल्टेंट फोर्स आ गया 5 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन के बारे में बात अभी नहीं करें, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात यहाँ पे हो रही है किसकी, मैग्नीट्यूड की। एक्सेलरेशन का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन की बात अलग हमको लेके जाएगी। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना आ गया, 5 का, मास कितने का है, मास है 2 kg का, ये हो गया 2, तो जवाब आ गया कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान सवाल है डेफिनेटली, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे आपको और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और आप जरूर से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इस नेक्स्ट एग्जांपल में किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं। बेसिकली मेरा अपना अंदाजा है कि मैं इस फार्मूले को यूज करना चाह रहा हूं। इसमें चेंज मोमेंटम सिखाना चाह रहा हूं, चेंज मोमेंटम के साथ साथ फोर्स भी सिखाना चाह रहा हूं, है ना, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी कैलकुलेशन आपको मैं सिखाना चाहूंगा। डेल्टा पी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से।
चलिए पहले काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। जैसे जरूरत हो वैसा करेंगे, है ना। डेल्टा पी की जो डेफिनेशन है वो पहले भी लिखा था, डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1। अब देखो ये था वेक्टर एडिशन, ये फॉर्मूला था वेक्टर एडिशन का, और ये बेसिकली है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला भी नहीं बता रहे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, अभी हम इसको सिंपल वे में किस तरह के समझेंगे वो देखिएगा। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों, P2 और P1, इनकी अपनी डायरेक्शंस होंगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, खास तौर से अगर चीजें सिर्फ एक ही लाइन पे काम करें, है ना, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप P2 और P1 की वैल्यूज को रखेंगे साइन के साथ। इसमें आप एक डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन क्या कहेंगे, माइनस। ये वन डायमेंशनल के लिए है, अगर ये इस तरीके से होंगे तो चीजें जनरल हो जाएंगी, अभी वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब चेंज मोमेंटम को कैलकुलेट करना होगा, चेंज मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, वो क्वेश्चन में समझाता हूं। तो सबसे पहले ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज ड्रॉ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर 5 मीटर की हाइट से ये बॉडी है जिसका मास है 20 kg, इसका मास है 20 kg। इसको 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, फिर ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे, जमीन पे इसको गिराया गया। एंड इट स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग। वो बॉडी क्या करेगी, जमीन से टकरा के रुक जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता उछल के ऊपर वापस आ सकती है, यस, वो पॉसिबिलिटी में उसको रीबाउंड कहते हैं। तो रीबाउंड वाला क्वेश्चन भी आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए पहला टकराया और टकरा के वहीं के वहीं रुक गया, ठीक। फाइंड द मोमेंटम transferred by the body to the ground during collision. Momentum transferred by the body to the ground. एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में ग्राउंड फोर्स लगाएगा बॉडी पे, बॉडी फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम में चेंज का कॉन्सेप्ट आएगा। भले हमको वो चेंज मोमेंटम अर्थ के ऊपर दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम मानेंगे कि जितना चेंज मोमेंटम बॉडी को मिला उतना ही चेंज मोमेंटम उसने ग्राउंड को ट्रांसफर किया। भले वो चेंज मोमेंटम का हमको दिखाई नहीं देगा उससे क्या मिला अर्थ को, लेकिन वो थ्योरेटिकली वहां पे माना जाएगा। तो बेसिकली जितना चेंज मोमेंटम बॉल को मिला उतना ही चेंज मोमेंटम वो ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा। फाइंड मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी टू द ग्राउंड ड्यूरिंग कोलिजन। पहला पार्ट में आपको क्या निकालना है, चेंज मोमेंटम एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। जितना चेंज मोमेंटम बॉडी एक्सपीरियंस करेगी उतना ही चेंज मोमेंटम वो ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा। इसके साथ एक चीज आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। और दूसरी चीज, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी। बॉडी है, ये बॉल है या बॉडी है, डजंट मैटर। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन। ऑफ कोर्स क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसे। The body of mass 20 kg is dropped from a height of 5 meter onto the ground and it stops after hitting. Find the momentum transferred by the body to the ground during collision, and if the collision lasts for 0.1 second, if the collision lasts for 0.1 second, यानी जो collision का जो process है उस process को पूरा होने में, यानी टकराना और टकरा के रुकने में 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो बताइए फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द ग्राउंड। तो एवरेज फोर्स, ये रहा एवरेज फोर्स, क्या करना होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ कोलिजन के दौरान। तो सबसे पहले बॉडी जो है वो 5 मीटर की हाइट से छोड़ी गई, 5 मीटर की हाइट से छोड़ी गई। यहाँ पे जी की वैल्यू यूज करना होगा, जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे। 5 मीटर की हाइट से छोड़े जाने के बाद जमीन से टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी पहले हमें निकालना होगा। इसके लिए आपको मोशन के फार्मूले जो आपको सिखाए गए होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के फार्मूले, v बराबर u प्लस at वाले फार्मूले यूज करके, है ना, तीन फार्मूले होते हैं ना, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो उस फार्मूले की हेल्प से आप पहले बताओ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। क्योंकि टकराने के बाद तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0, और इस बीच में होगा चेंज इन मोमेंटम कोलिजन के दौरान वाला। लेकिन ये वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ये वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन यूज करोगे,
ठीक है, इधर डिस्कस कर लिया जाए। तो पहले आप थर्ड इक्वेशन यूज करके क्या निकालोगे, उसकी वेलोसिटी निकालोगे। क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, कहां से छोड़ा गया, यहां से छोड़ा गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। ये मोशन पार्ट लगा रहा है गिरने के दौरान, और गिरने से जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि तब कोलिजन शुरू होगा। ये हवा में कोलिजन नहीं है, कोलिजन जब पहुंचेगा जमीन पे पहुंचने वाला है और जमीन से टकराएगा। तो इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी इसमें, 0। तो ये हो जाएगा 0, v निकालना है, इसको v1 कह दो, v1 स्क्वायर बराबर 2a, एक जगह क्या आएगा g। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड सब प्लस लिया गया है, तो g को प्लस लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे 10, और कितनी हाइट फॉल किया है, हाइट फॉल किया 5। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 100, यानी यहाँ से v1 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपकी जस्ट बिफोर कोलिजन है। अब ये कोलिजन शुरू होने वाला है और कोलिजन 0.1 सेकेंड तक चलेगा, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो बताओ कितना हुआ चेंज मोमेंटम, कोलिजन के दौरान चेंज मोमेंटम कितना हुआ, p डेल्टा p बराबर p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। ठीक है, अगर मैं डाउनवर्ड कोई प्लस ले लूं, व्हाट इज माय p2, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी 0 है, माइनस p1, p1 क्या है, कोलिजन जस्ट पहले, कोलिजन जस्ट पहले मेरी वेलोसिटी कितनी है, v1 दैट इज 10। तो इसका मतलब हो गया p बराबर क्या होता है, mv1, माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं कि हमने नीचे प्लस लिया है। ये मोमेंटम चेंज मोमेंटम बॉल को, बॉडी को ऊपर मिलेगा, क्योंकि अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। तो डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो डेल्टा p बराबर क्या आ गया, p2 माइनस p1, व्हाट इज p2, कोलिजन के बाद वेलोसिटी 0, p1 mv1। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज मोमेंटम आ गया कितना, माइनस की कोई अहमियत नहीं है, m बराबर कितना 20 kg, v1 कितना 10, यानी ये हो गया टोटल कितना 200। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, चेंज मोमेंटम है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पहले वाले पार्ट का आंसर है, ये आपके पहले वाले पार्ट का आंसर है। क्या, फाइंड द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी टू द ग्राउंड। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, माइनस साइन को डिपेंड करता है कि हमने डाउनवर्ड को प्लस लिया है, इसका आंसर माइनस आ रहा है, तो बॉडी पे जो मोमेंटम लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है, और ग्राउंड पे नीचे लगेगा। तो ऊपर नीचे की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं प्लस माइनस, हमारे समझने के लिए होता है। बताइए, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये कोलिजन का टोटल टाइम ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड, तो बेसिकली कितना फोर्स, एवरेज फोर्स अर्थ ने बॉडी पे लगाया या बॉडी ने अर्थ लगाया, एक्शन रिएक्शन में दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, उसको एवरेज कहेंगे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। डेल्टा p कितना आया 200, एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं, डेल्टा t कितना दिया गया 0.1। इस तरीके से ये आ जाएगा एवरेज फोर्स कितना 2000 न्यूटन। प्लीज जल्दी से मार्क करो। जल्दी से मार्क करिए। तो यहां पे आ गया आपका पहला पार्ट, यहां आ गया, दूसरा पार्ट यहां आ गया, एवरेज फोर्स 2000 न्यूटन। तो डेल्टा पी के ऊपर कैलकुलेशन चल रही है, और उसी सीरीज में मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। A ball of mass 0.1 kg strikes a wall normally with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड एंड रीबाउंड। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ इसमें हमने रीबाउंड नहीं करवाया था, यहाँ पे रीबाउंड करवा रहे हैं। तो आपको यही फार्मूला को यूज करना सिखा रहा हूँ, साइन के साथ किस तरीके से हम p2 माइनस p1 को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, यही सिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। और ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तो आप फटाफट टिक कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉल ऑफ मास 0.1 kg स्ट्राइक्स ए वॉल, ग्राउंड से टकरा है चाहे वॉल से टकरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो मैं यहाँ पे ये स्पेस यूज करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन इस तरीके से कि ये वॉल है, हैवी वॉल है, एक बॉल जो जिसका मास m है वो कुछ v1 वेलोसिटी से जाएगी
और वो रीबाउंड का मतलब होता है वापस टकरा के आना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जाने में उसकी स्पीड कितनी है, 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड है। इट रीबाउंड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और जो रिटर्निंग स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिएगा, चूंकि जो चेंज मोमेंटम है वहां पे वेलोसिटी यूज होगी, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, आप क्या बताना है, rebounds with the speed of 20 meter per second, the magnitude of change in momentum of the ball। बस सीधा सीधा magnitude of change in momentum निकालना, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, आपको इसके खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है। और आपका फार्मूला है डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1। देखो यहाँ पे काम करना, वेक्टर फॉर्म में चूंकि वन डायमेंशनल है ना, ये भी इसी लाइन पर, ये भी इसी लाइन पर, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हुई, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं गया है। तो इसमें आप सीधे सीधे इस तरीके से जल्दी से इमेजिन कर लेना कि भाई अगर मैं राइट वर्ड को प्लस लेता हूं तो लेफ्ट वर्ड को माइनस लिखूंगा। जानते हो, एक प्लस एक्स एक्सिस होती है, दूसरा माइनस एक्स एक्सिस होती है, करेक्ट ना। तो अगर मैं राइट वर्ड को प्लस लूंगा तो लेफ्ट वर्ड को माइनस। अब इसमें चेंज मोमेंटम के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 को क्या लिख सकता हूं, mv2 माइनस mv1, यस, m कॉमन, v2 माइनस v1, यस, m इंटू, बोलो m कितना है 0.1 kg, v2 मेरी फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी किधर, लेफ्ट है, लेफ्ट को मैंने क्या लिखा है, माइनस, तो इसको लिखा जाएगा -20। ये माइनस साइन डेफिनेशन में आ रहा है। उसके बाद v1 मेरा राइट वर्ड है, राइट वर्ड को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, +30। ये माइनस साइन डेफिनेशन का लिखा जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। कितना हो गया, ये हो गया माइनस, माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन डायरेक्शन को शो करेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, और ये हो जाएगा 50 इंटू 0.1 एंड द आंसर इज 5 यूनिट, जो भी आएगी आप समझ जाओगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द चेंज मोमेंटम। ये तरीका समझ में आया, v2 माइनस v1, पहले आप एक तरफ को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, इधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ये आपको डिसाइड करना। आप इसका रिवर्स मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको माइनस साइन डायरेक्शन के बारे में बताएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। अगर डायरेक्शन के साथ बताना है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आ गया, -50 का मतलब हो गया -5, और -5 का मतलब होगा कि ये बॉल किसका चेंज मोमेंटम लिख रहे हैं, बॉल का। तो बॉल को जो चेंज मोमेंटम मिला किधर मिला, वो लेफ्ट में मिला, क्योंकि लेफ्ट को मैंने क्या माना है, माइनस। अगर ये पूछा जाए कि कितना मोमेंटम बॉल को ट्रांसफर हुआ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, राइट वर्ड, वो राइट वर्ड को फिर क्या कहोगे, प्लस कहोगे। तो इसे नोट कर लो। तो ये मैंने बताया था आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो अगर और टाइम परमिट करता है तो वी विल सी द अदर थिंग्स कि इसमें और हमें क्या प्रैक्टिस कराना है, और नहीं तो फिर हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को और आगे बढ़ाएंगे, बराबर एमए के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। तो आई जस्ट सी द टाइम, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में कराएंगे। तो विल जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मोर और लेस, बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है आपके लेवल पर, आपको मिलेगा प्रैक्टिस मटेरियल में, प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेक डाउन द एग्जांपल, a machine gun of mass 20 kg fires 600 bullets, मशीन गन है, fires 600 bullets per minute, 600 bullets per minute, each of mass 50 ग्राम। मशीन गन है तो वो 1 मिनट के अंदर 600 बुलेट फायर करता है, और हर एक का मास है 50 ग्राम, विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। हर एक की स्पीड कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड। तो जाहिर पता है ये गन बुलेट सिस्टम की तरह है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन। यानी अगर हम गन को छोड़ दें तो गन क्या करेगी, पीछे भाग जाएगी, लेकिन यहाँ बोले नहीं, उसको फोर्स लगा के गन को रोक के रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स हम बुलेट को दे रहे हैं उतना ही फोर्स गन पे लग रहा होगा पीछे, और अगर मुझे जाने से रोकना है तो उतना ही फोर्स उसे लगा के वापस रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात वही है कि कितना हम फोर्स जो है बुलेट
बुलेट्स जो फायर कर रहे हैं उन पे कितना हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो जाती हुई बुलेट हमारे गन पे फोर्स लगा के जाएंगे। अगर हमने रोक के नहीं रखा होता तो गन भी पीछे चली जाती। तो इसका मतलब हुआ कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टोटल चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, टोटल चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो टोटल चेंज मोमेंटम कितना होगा देखो, ठीक है ना। और पर यूनिट टाइम, तो टाइम हमने कितना लिया 1 मिनट, तो 1 मिनट टाइम लेंगे, 1 सेकंड में करना 1 सेकंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज 600 पर मिनट है आप उसको पर सेकंड में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ व्हाट इज चेंज मोमेंटम, चेंज मोमेंटम का फॉर्मूला। अच्छा, बुलेट्स फायर की जा रही हैं, जब बुलेट्स गन के अंदर थे तो उनकी वेलोसिटी 0 थी और हमने फायर करके उनको वेलोसिटी दे दिया, तो चेंज वहां पे समझ में आएगा हमको। तो यहाँ पे मास, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मास, कहाँ गया, इरेज कर दिया शायद, m कॉमन v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो एक बुलेट का मास नहीं लेना है, क्योंकि आप कितनी बुलेट्स फायर कर रहे हो, आप बुलेट्स फायर कर रहे हो 600, तो इसका मतलब हर एक का मास कितना है 50 ग्राम। तो टोटल मास कितना फायर किया जा रहा है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, 600 बुलेट्स, ईच ऑफ मास 50 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल मास आ जाएगा कितना, 600 इंटू 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, -3 आ जाएगा। साथ में ब्रैकेट में क्या आएगा, V2 फाइनल वेलोसिटी कितनी है 500, क्योंकि बुलेट जब गन के अंदर थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी होगी 500। तो ये सिंपली हो जाएगा 500 -0 करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपॉन डेल्टा टी। तो टोटल टाइम कितना है, ये 1 मिनट के अंदर हुआ है। हमको अगर एसआई सिस्टम में चाहिए तो चीजें होनी चाहिए सेकंड में, यानी एसआई सिस्टम में। तो यहाँ पे आपको पास आ जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पे 0 को हटा दो यहाँ से, और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका 6, एक 0 काट दो इसमें, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास है -3, तो 1 2 और ये 3 0 कैंसिल हो गया। तो अब आपका पास बचा यहाँ पे 10 और यहाँ बचा है 25, ये हो गया कैंसिल। इस तरीके से आ जाएगा 250 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हमको एप्लीकेशन ही ज्यादा करने हैं समझ रहे ना। तो अभी हमको सेकंड लॉ के ऊपर या फिजिकल एलिमेंट के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन करने हैं, तो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और बाकी पूरा रिवाइज कर लीजिए और आपका जो भी मटेरियल है उससे प्रैक्टिस कीजिए, और जाहिर सी बात है कि आप डाउट सेशन में उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।